Hello students, welcome to our YouTube channel The Legal Vani, and in today's video we were going to discuss on the topic the different countries' positions regarding the relationship between municipal law and international law. In our previous videos हमने देखा था कि कैसे different theories के according international law and municipal law related हैं या नहीं related हैं. Whether dualistic theory के according they both were different legal system and monistic theory के according no they were the one and the whole legal system. और जो main motive या main object है जो international law and municipal law का वो basically to fulfill the needs of the human community है. ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया था. तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट कंट्रीज़ की क्या पोजीशंस है, वो क्या एक्सेप्ट करते हैं रिगार्डिंग द रिलेशनशिप. कि यूके है, इंडिया है या डिफरेंट यूएसए है, उनके अकॉर्डिंग या वो अपने लीगल सिस्टम में म्युनिसिपल लॉ और इंटरनेशनल लॉ जब भी अप्लाई होता है तो वो किस तरीके से उसे अप्लाई करते हैं अपने लीगल सिस्टम में according to their social, economic and political system or situation. ठीक है, तो starting with the Great Britain, in UK, customary international law and treaties are applied differently. ठीक है, ब्रिटेन में हम बात करेंगे कि जो इंटरनेशनल लॉ में कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ और ट्रीटीज़ दोनों को डिफरेंटली अप्लाई किया जाता है इन देयर लीगल सिस्टम. British court treat customary rule of international law as a part of their own land, subject to the condition that they are not inconsistent with the British statute. Customary international law की जब हम बात करते हैं तो ब्रिटिश कोर्ट में जो इंटरनेशनल कस्टमरी लॉ हैं वो अप्लाई होते हैं सेम एज दे आर द पार्ट ऑफ देयर ओन लैंड लॉ. ठीक है, लेकिन एक कंडीशन है कि वो सारे कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ ब्रिटिश के जो लेजिस्लेशन से पास हुए एक्ट्स, पार्लियामेंट्स के थ्रू पास हुए एक्ट्स या ब्रिटिश स्टैट्यूज के इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए, उनके अगेंस्ट नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो वही सारे कस्टमरी रूल्स जो कंसिस्टेंट हैं विद द ब्रिटिश स्टैट्यू, सपोर्ट करते हैं ब्रिटिश स्टैट्यू को, अगेंस्ट नहीं हैं, वो सारे कस्टमरी रूल ऑफ इंटरनेशनल लॉ को ब्रिटिश कोर्ट अप्लाई करती है अपने डिसीजंस में. ठीक है, एज दे आर द पार्ट ऑफ देयर ओन लैंड लॉ. यहाँ तक आई थिंक चीज़ें क्लियर हैं. इन केस ऑफ ट्रीटीज़, अब ट्रीटीज़ की वजह हम बात करें तो ब्रिटिश प्रैक्टिस इज कंडीशनल प्राइमरी बाय कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन. तो ट्रीटीज़ की जब हम बात करेंगे तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी प्राइमरी कंडीशंस दी हुई हैं ट्रीटी के एक्सेप्टेंस की वो फुलफिल होती है. ठीक है, पर्टिकुलर सिचुएशन में या पर्टिकुलर ट्रीटी, अगर कोई ऐसी ट्रीटी है जो अफेक्ट करती है राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल्स, ठीक है, या फाइनेंशियल पोजीशन को अफेक्ट करती है, ऐसी ट्रीटीज़ बिना एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के, ठीक है, बिना पार्लियामेंट के रिकग्निशन के या बिना उसको कोर्ट नहीं अप्लाई कर सकता उस पर्टिकुलर ट्रीटी को, वो बाइंडिंग नहीं होगा कोर्ट में जब तक पार्लियामेंट के थ्रू उस पर्टिकुलर ट्रीटीज़ पे एक्ट पास ना हो जाए. ठीक है, लेकिन सर्टेन अदर ट्रीटीज़ वो जैसे हैं वो वैसे ही अप्लाई हो जाते हैं ब्रिटिश कोर्ट में. तो ये सारा जो भी कंडीशंस हैं कि कौन सी सर्टेन सिचुएशन होगी जहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई होंगी ट्रीटीज़, या ऐसी कौन सी कंडीशन है जहाँ पे एक्ट के थ्रू ही ट्रीटीज़ अप्लाई हो सकती हैं जब ब्रिटिश स्टैट्यू या ब्रिटिश लेजिस्लेशन उस पर्टिकुलर ट्रीटी को एक्ट की फॉर्म में पास करे. तो ये सारा कुछ ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पे डिपेंड करता है. यहाँ तक आई थिंक चीज़ें क्लियर हैं. So in case of inconsistency between any clear and unambiguous rule of municipal law and international customary law, the municipal law prevail. ठीक है, अगर कोई भी इनकन्सिस्टेंसी होती है, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है बिटवीन द म्युनिसिपल लॉ एंड इंटरनेशनल कस्टमरी लॉ, और जहाँ पे म्युनिसिपल लॉ क्लियर एंड अनएम्बिगुअस है, ठीक है, तो वहाँ पे हमेशा म्युनिसिपल लॉ प्रिवेल करेगा. ठीक है, इन केस ऑफ इनकन्सिस्टेंसी है, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो रहा है दो प्रोविजंस को लेकर के, इंटरनेशनल कस्टमरी लॉ में डिफरेंट प्रोविजन है, ठीक है, और म्युनिसिपल लॉ डिफरेंट प्रोविजन की बात कर रहा है. ठीक है, तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो रहा है, इनकन्सिस्टेंसी है, लेकिन म्युनिसिपल लॉ क्लियर और अनएम्बिगुअस है. ठीक है, म्युनिसिपल लॉ में कोई भी
एम्बिग्यूटी नहीं है तो वहाँ पे म्यूनसिपल लॉ को प्रिवेल करेगा ब्रिटिश कोर्ट, ठीक है। इन केस ऑफ म्यूनसिपल लॉ इज एम्बिग्यूअस, अगर ऐसा कोई केस होता है जहाँ पे म्यूनसिपल लॉ के प्रोविजन में एम्बिग्यूटी अराइज होती है, द इंग्लिश court adopt the rule of harmonious construction and thereby avoid the conflict of the statute law with international law. In case कि अगर कोई भी म्यूनसिपल लॉ में कोई भी एम्बिग्यूटी है इन एनी प्रोविजंस, ठीक है, तो वहाँ पे कोर्ट हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन थ्योरी को अप्लाई करेगी और जो भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो रहा है इंटरनेशनल लॉ और म्यूनसिपल लॉ के प्रोविजंस में उसको वो सेटल डाउन करती है, ठीक है। हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन से ही आपको समझ में आएगा, हार्मोनियस मींस हार्मनी, दोनों प्रोविजंस की को देख करके उनके हार्मनी में एक बीच का रास्ता निकाल के कोर्ट एक्सेप्ट करती है या कोर्ट अपना डिसीजन देती है, ठीक है। अगर कोई भी एम्बिग्यूटी होती है म्यूनसिपल लॉ में, ठीक है, या कोई भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है इंटरनेशनल लॉ एंड म्यूनसिपल लॉ के बीच में, तो वहाँ पे कोर्ट हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन की थ्योरी को अप्लाई करते हुए एक हार्मोनियस या एक हार्मनी वाला डिसीजन देती है, एक पर्टिकुलर केस को सेटल डाउन करती है। यहाँ तक आई थिंक चीज़ें क्लियर हैं कि कौन सी सिचुएशन में ब्रिटिश कौन सी थ्योरी को एक्सेप्ट करता है, ठीक है, और कहाँ पे इंटरनेशनल लॉ प्रिवेल माना जाता है और कहाँ पे म्यूनसिपल लॉ प्रिवेल माना जाता है। यहाँ तक आई थिंक चीज़ें क्लियर हैं इन रिलेशन टू द यूके लॉ। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के पोजीशन की, ठीक है, कि वो किस थ्योरी को एक्सेप्ट करती है और वहाँ पे कैसे इंटरनेशनल कस्टमरी रूल या ट्रीटीज़ को एक्सेप्ट किया जाता है, कौन से सिचुएशन में म्यूनसिपल लॉ या इंटरनेशनल लॉ में कॉन्फ्लिक्ट अगर अराइज होता है तो क्या थ्योरी को एक्सेप्ट किया जाता है, ठीक है। तो अमेरिका प्रैक्टिस विद रेफरेंस टू इंटरनेशनल कस्टमरी रूल इज सिमिलर टू ब्रिटिश प्रैक्टिस बट मोर एक्सप्लिसिट, ठीक है। अगर हम बात करें इंटरनेशनल कस्टमरी रूल की तो अमेरिका में भी सेम ब्रिटिश प्रैक्टिस के थ्रू सेमली एक्सेप्ट होते हैं इंटरनेशनल कस्टमरी रूल, ठीक है। ब्रिटिश में हमने पढ़ा था कि इंटरनेशनल कस्टमरी लॉ को अपना लॉ ऑफ लैंड की तरह एक्सेप्ट किया जाता है, पर अगर इनकन्सिस्टेंसी होती है, ठीक है, तो फिर म्यूनसिपल लॉ को प्रिवेल माना जाता है, ठीक है। पर अमेरिका में द इंटरनेशनल कस्टमरी रूल्स को भी बहुत एक्सप्लिसिटली एक्सेप्ट किया जाता है, ठीक है, मीन्स एक्सप्रेस किया जाता है अदर वे में, ठीक है। इन ब्रिटिश के अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रोविज़न है रिगार्डिंग द एक्सेप्टेंस ऑफ इंटरनेशनल कस्टमरी रूल्स या इंटरनेशनल ट्रीटीज़ एज अ पार्ट ऑफ देयर ओन लैंड लॉ, ठीक है। जस्टिस ग्रे इन बैंक्वेट हबाना के स्टेटेड दैट इंटरनेशनल लॉ इज़ अ पार्ट ऑफ आवर लॉ, ठीक है। As far as treaties are concerned, America practice is different from the British practice, ठीक है। ट्रीटीज़ के कंसर्न में अमेरिका की जो प्रैक्टिस है इज़ डिफरेंट फ्रॉम ब्रिटिश प्रैक्टिस। ब्रिटिश प्रैक्टिस में क्या था कि ट्रीटीज़ जो है उनको एक्सेप्ट के लिए, सर्टेन ट्रीटीज़ को एक्सेप्टेंस के लिए ब्रिटिश लेजिस्लेशन से पास होना होता था और एक एक्ट की फॉर्म में आना होता था, ठीक है। आर्टिकल 6 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका स्टेट्स दैट ऑल ट्रीटीज़ मेड बाय यूएस शेल बी द सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड, ठीक है। वहाँ पे कोई क्राइटेरिया नहीं दिया है, वहाँ पे जनरली बोला है कि सारी ट्रीटीज़ जो भी यूएस गवर्नमेंट बनाती है या एक्सेप्ट करती है शेल बी द सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड, ये एक्सेप्ट किया जाता है, ठीक है। और अमेरिकन कोर्ट भी इसे ऐसे ही एक्सेप्ट करता है, ठीक है। दस इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हैव बीन प्लेस्ड इन द सेम कैटेगरी एज स्टेट लॉ इन अमेरिका। यहाँ तक आई थिंक चीज़ें आप लोगों को क्लियर हैं। In America, the practice is that if there is a conflict between international treaty and state law, whichever is later in date shall prevail. अब अगर हम बात करें कि अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है इंटरनेशनल ट्रीटी एंड स्टेट लॉ में, तो यहाँ पे जो कंडीशन है या यहाँ पे जो एक रूल है कि कौन प्रिवेल करेगा, तो उसमें डेट की बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले है। जो भी, चाहे वो इंटरनेशनल ट्रीटी हो चाहे वो स्टेट लॉ हो, जो भी लेटर डेट में पास हुआ है वो प्रिवेल करेगा, ठीक है। अगर इंटरनेशनल ट्रीटी बाद में बनी है तो इंटरनेशनल ट्रीटी प्रिवेल करेगी, अगर स्टेट लॉ इंटरनेशनल ट्रीटी के बाद बना है तो स्टेट लॉ प्रिवेल करेगा, अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है किसी भी पर्टिकुलर प्रोविजन में, ठीक है, इंटरनेशनल और स्टेट लॉ के।
if there is a conflict between American Constitution and international treaty, the Constitution will prevail. यार ये बहुत important चीज़ है, ठीक है, क्योंकि Constitution is supreme, ठीक है. If there is a conflict between American Constitution and international treaty, तो Constitution prevail करेगा, American Constitution prevail करेगा, ठीक है, American jurisdiction में. यहाँ तक चीज़ें ठीक है. In practice, a distinction is made between self-executing treaties एंड नॉन सेल्फ एग्जीक्यूटिंग ट्रीटीज़. अब देखिए ट्रीटीज़ में भी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका डिस्टिंक्शन करता है. जब उसने बात की थी कि ऑल ट्रीटीज़ मेड बाय यूएस शैल बी सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड, तो वहाँ पे ट्रीटीज़ में सेल्फ एग्जीक्यूटिंग ट्रीटीज़ में इन्फोर्सेबल विदाउट इम्प्लीमेंटिंग लेजिस्लेशन एंड नॉन सेल्फ एग्जीक्यूटिंग ट्रीटीज़ आर इन्फोर्स्ड ओनली बाय इम्प्लीमेंटिंग लेजिस्लेशन, ठीक है. यही सेम कंडीशन ब्रिटिश में भी थी. The self-executing treaties override the state constitution and law, and such treaties are covered within the framework of the constitution. ठीक है. Self-executing treaties क्या होती है? जो enforced होती है without implementing legislation. ठीक है, मीन्स वो जैसे ही वो treaty बनी वो accept हो गया as a law in the US. ठीक है. जबकि नॉन सेल्फ एग्जीक्यूटिंग ट्रीटीज़ मीन्स जिसको एग्जीक्यूट कराने के लिए लेजिस्लेशन के तरफ से पास होना ज़रूरी है, ठीक है. सेल्फ एग्जीक्यूटिंग ट्रीटीज़ ओवरराइड कर सकती हैं स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, एंड सच ट्रीटीज़ आर कवर्ड विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है. अगर कोई भी सेल्फ एग्जीक्यूटिंग ट्रीटीज़ का प्रोविज़न और स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन या स्टेट के लॉ का प्रोविज़न में कॉन्फ्लिक्ट में आ रहा है, तो स्टेट सेल्फ एग्जीक्यूटिंग ट्रीटीज़ ओवरराइड कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन को. मीन्स यहाँ पे सेल्फ एग्जीक्यूटिंग ट्रीटीज़ ओवरराइड करेगी, ठीक है. देखिए दो चीज़ों में डिफरेंस समझिएगा. अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड अमेरिका का स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन, दे वर डिफरेंट, ठीक है. तो सेल्फ एग्जीक्यूटिंग ट्रीटीज़ स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन को ओवरराइड कर सकती है, ठीक है. द नॉन सेल्फ एग्जीक्यूटिंग ट्रीटीज़ डू नॉट बिकम पार्ट ऑफ लॉ ऑफ लैंड इप्सो फैक्टो, ठीक है. जबकि जो नॉन एग्जीक्यूटिंग ट्रीटीज़ हैं, जब तक उन्हें पर्टिकुलर लेजिस्लेशन एक्सेप्ट नहीं करता है, पास नहीं करता है, वो पार्ट नहीं बन सकती लॉ ऑफ लैंड का इप्सो फैक्टो, ठीक है. ठीक, ट्रीटीज़ बनते ही वो लैंड लॉ का स्टेट के लॉ का पार्ट नहीं बन सकती नॉन सेल्फ एग्जीक्यूटिंग ट्रीटीज़. यहाँ तक अमेरिका की पोजीशन आई थिंक आप लोगों को क्लियर है. ओके, तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इंडियन प्रैक्टिस की, ठीक है, कि इंडिया में किस तरह की प्रैक्टिस चलती है रिगार्डिंग द इंटरनेशनल म्युनिसिपल लॉ, कि कॉन्फ्लिक्ट अगर होता है तो कौन प्रिवेल माना जाता है, ठीक है. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 51 DPSP प्रोविजन प्रोवाइड द जनरल ऑब्लिगेशन ऑफ इंडिया टू द वर्ल्ड. इट The state shall endeavor to promote international peace and security, maintain just and honorable relation between state, foster respect for international law and treaty obligation in dealings of organized people with one another, encourage settlement of international dispute by arbitration. ठीक है. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 51 जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करता है, वो यहाँ पे ये ऑब्लिगेशन करता है इंडिया को, ठीक है, स्टेट को, कि वो क्या करे, वो रिस्पेक्ट करे इंटरनेशनल लॉ को, और अगर कोई भी ट्रीटी की ऑब्लिगेशन है तो वो उसे फुलफिल करे, ठीक है. इनकरेज करे कि जो सेटलमेंट हो इंटरनेशनल डिस्प्यूट का वो आर्बिट्रेशन में हो. और ये सारा कुछ क्यों हो रहा है? इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के लिए हो रहा है, ठीक है. और हम दूसरे स्टेट से जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन डेवलप कर पाएँ, यही मेन मोटिव है इंटरनेशनल लॉ का, ठीक है. तो the court in India follow the English practice that international customary rule are ipso facto part of Indian law and do not require incorporation, ठीक है. तो इंडियन कोड की अगर हम बात करें तो इंडिया कोड एक्सेप्ट करता है द इंग्लिश प्रैक्टिस की जो इंटरनेशनल कस्टमरी लॉ है वो इप्सो फैक्टो इंडियन लॉ का पार्ट है, ठीक है. उनको कॉरपोरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है. और ये किस केस में बोला? द चंक फिशरी केस, जिसको हम कहते हैं अन्ना कुमारी पिल्लई वर्सेस मुथुपुयल, ठीक है, मुथुपुयल, सॉरी. हाउएवर इन ADM Jabalpur versus Shukla, the majority held that international customary rule were merely ethical principle and were not applicable ipso facto. This judgment has been criticized.
ठीक है। इन द चंग फिशरी केस में इंडिया में ये बोला गया कि सेम एज इंग्लिश प्रैक्टिस इंटरनेशनल कस्टमरी रूल भी इप्सो फैक्टो इंडियन लैंड लॉ के पार्ट है, लैंड लॉ का पार्ट है। ठीक है, और उसको कॉरपोरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसको लेजिस्लेशन में पास होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन जब ईडीएम जबलपुर वर्सेस शुक्ला का केस आया तो मेजॉरिटी ने ये हेल्ड किया कि नहीं, इंटरनेशनल कस्टमरी रूल जो है वो मेनली एक इथिकल प्रिंसिपल है। ठीक है, एथिकल प्रिंसिपल है, दे वर नॉट लीगली बाइंडिंग। ठीक है, मैंडेटरी नहीं है कि उसे आप लॉ का पार्ट मानो, एंड दे वर नॉट अप्लाइड इप्सो फैक्टो। और इस जजमेंट को क्रिटिसिज्म मिला। इंडियन कोर्ट वुड अप्लाई कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ इफ दे वर नॉट ओवरराइडन बाय द क्लियर रूल ऑफ डोमेस्टिक लॉ। ठीक है, तो जो कंक्लूजन निकला वो ये निकला कि जो इंडियन कोर्ट्स हैं वो अभी भी इंटरनेशनल कस्टमरी रूल को अप्लाई करते हैं एज अ पार्ट ऑफ देयर ओन लैंड लॉ। ठीक है, एंड इफ दे वर नॉट ओवरराइडन बाय द क्लियर रूल ऑफ डोमेस्टिक लॉ। ठीक है, बस अगर इनकन्सिस्टेंसी होती है दो प्रोविज़न, मतलब अगर हम देखें कि इंटरनेशनल कस्टमरी रूल का कोई भी प्रोविज़न म्यूनसिपल या डोमेस्टिक लॉ के कॉन्फ्लिक्ट में नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक, अगर वो ओवररिडन नहीं कर रहा है तो वो एक्सेप्ट किया जाएगा, अगर वो ओवररिडन कर रहा है क्लियर रूल ऑफ डोमेस्टिक लॉ को तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, वहाँ पे म्यूनसिपल या डोमेस्टिक लॉ प्रिवेल करेगा। यहाँ तक आई थिंक चीज़ें आप लोग को क्लियर हैं। ओके, तो अब हम बात करने वाले हैं इन रिलेशन टू ट्रीटीज़। ठीक है, अभी तक हमने देखा कि कैसे इंटरनेशनल कस्टमरी लॉ को इंडिया अपने प्रैक्टिस में कैसे एक्सेप्ट करता है। अब जब हम बात करते हैं ट्रीटी की, तो ट्रीटी मेकिंग इज़ एन एग्जीक्यूटिव एक्ट इन इंडिया। ठीक है, एग्जीक्यूटिव एक्ट क्यों है? क्योंकि जो ट्रीटी फॉर्मेशन है उसमें रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, और जो एक्सेप्ट की जाती है ट्रीटी, वो ट्रीटी एक्सेप्टेंस क्या होता है, बाय द गवर्नमेंट रहता है। ठीक है, तो अंडर एंट्री 14 लिस्ट 1 रीड विद आर्टिकल 246 पावर टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ट्रीटीज रेस्ट विद द यूनियन पार्लियामेंट। ठीक है, अगर हम एंट्री 14 लिस्ट 1 को रीड करेंगे विद आर्टिकल 246, जो पावर दी जाती है उस पर्टिकुलर ट्रीटी जो आपने एक्सेप्ट की है, उस पर्टिकुलर ट्रीटी को टू मेक लॉ विद रिस्पेक्ट टू दैट ट्रीटी, वो रेस्ट है विद द यूनियन पार्लियामेंट। ठीक है, स्टेट पार्लियामेंट के पास पावर नहीं है, यूनियन पार्लियामेंट के पास पावर है। ठीक है, आर्टिकल 253 सेज दैट द पार्लियामेंट हैज़ पावर टू मेक एनी लॉ फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द इंडियन टेरिटरी फॉर इम्प्लीमेंटिंग एनी ट्रीटी, एग्रीमेंट और कन्विक्शन और एनी डिसीजन मेड एट एनी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। आई थिंक यहाँ तक क्लियर है कि पार्लियामेंट के पास ही पूरी पावर है इन रिस्पेक्ट टू होल कंट्री या कोई भी पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी, कि वो उस पर्टिकुलर ट्रीटी या एग्रीमेंट या कन्विक्शन के लिए को, या जो भी डिसीजन निकला है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में, उसको लॉ के थ्रू इन्फोर्स करा सकती है। यहाँ तक क्लियर है। एज टू द पोजिशन ऑफ ट्रीटी इन इंडियन लॉ, टू एटीट्यूड्स प्रिवेल। ठीक है, one view is that the treaty shall not be binding upon court unless they are implemented by the legislation। ठीक है, दो एटीट्यूड्स को प्रिवेल होते हैं, मीन्स दो तरीके की चीज़ें देखी जाती हैं इंडिया में। ठीक है, एक व्यू यह है कि जो ट्रीटीज़ है शुड बी बाइंडिंग अपॉन कोर्ट, वो तभी बाइंडिंग होगी जब तक अनलेस दे आर इम्प्लीमेंटेड बाय द लेजिस्लेशन। ठीक है, कोर्ट में वो तभी बाइंडिंग होगी वो ट्रीटीज़ जब तक उस पर्टिकुलर ट्रीटी के रिगार्डिंग कोई ना कोई लेजिस्लेशन आ गया हो। ठीक है, इन शिव कुमार शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1968 इट वाज हेल्ड दैट इन इंडिया treaties do not have the force of law and consequently obligation arises therefrom will not be enforceable in municipal court unless backed by the legislation। ठीक है, शिव कुमार शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इन 1968 में यही पर्टिकुलर एटीट्यूड को क्या किया, प्रमोट किया कि ट्रीटीज़ को हम एज अ फोर्स ऑफ लॉ नहीं एक्सेप्ट कर सकते जब तक वो बैक्ड बाय लेजिस्लेशन ना हो, जब तक उस पर्टिकुलर ट्रीटी के रिगार्डिंग, उस प्रोविजन के रिगार्डिंग लेजिस्लेशन ने कोई एक्ट पास नहीं कर दिया हो। ठीक है, सिमिलर व्यू इज एक्सप्रेस्ड इन मगन भाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और जॉली वर्गीज में भी यही सेम व्यू को एक्सेप्ट किया गया।
ओके, तो नेक्स्ट व्यू की जब हम बात करते हैं कि दैट इन इंडिया ऑल ट्रीटीज़ डू नॉट रिक्वायर इम्प्लीमेंटेशन बाय लेजिस्लेशन। वन व्यू इज़ दैट कि लेजिस्लेशन में पास होना चाहिए जो भी ट्रीटीज़ को अगर फोर्स ऑफ लॉ में आना है, ठीक है, कोई भी ट्रीटीज़ को अगर फोर्स होना है एज अ लॉ तो उसे लेजिस्लेशन में एज अ लॉ इनैक्ट होना होगा। अदर व्यू है कि सारी ट्रीटीज़ को रिक्वायरमेंट नहीं है इम्प्लीमेंटेशन बाय लेजिस्लेशन। लाइक इन बेरूबारी यूनियन केस इट वाज हेल्ड दैट एन एग्रीमेंट इन्वॉल्विंग cession of part of Indian territory to Pakistan require amendment to the constitution, hence legislation enactment is necessary। ठीक है, बेरूबारी यूनियन ने वो कंडीशन बता दी, ठीक है, कि अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें इंडियन टेरिटरी सीज हो रही है टू पाकिस्तान, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो रहा है, तो उस केस में ट्रीटी को, उस पर्टिकुलर ट्रीटी को लेजिस्लेशन में इनैक्टमेंट ज़रूरी है। ठीक है, लेजिस्लेशन के इनैक्टमेंट के थ्रू ही फिर वो ट्रीटी फोर्स में आ सकती है। लाइन इन मगन भाई ईश्वर भाई पटेल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, द सुप्रीम कोर्ट सीम्स टू हैव फॉलोड द अमेरिकन प्रैक्टिस रिगार्डिंग द डिस्टिंक्शन बिटवीन सेल्फ एग्जीक्यूटिंग एंड नॉन सेल्फ एग्जीक्यूटिंग ट्रीटीज़। ठीक है, इन मगन भाई ईश्वर भाई पटेल केस में भी जो अमेरिकन प्रैक्टिस है रिगार्डिंग की सेल्फ एग्जीक्यूटिंग ट्रीटी है और नॉन सेल्फ एग्जीक्यूटिंग ट्रीटीज़ है उसको एक्सेप्ट किया गया। द कोर्ट सेड दैट ट्रीटीज़ विच अफेक्ट राइट ऑफ द सिटीजन आर रिक्वायर्ड टू बी इम्प्लीमेंटेड बाय लेजिस्लेशन टू बिकम इन्फोर्सिबल। यहाँ तक आई थिंक चीज़ें क्लियर हैं कि कोई भी ट्रीटी को इन्फोर्सिबल होने के लिए अगर वो ट्रीटी राइट्स ऑफ द सिटीजन को अफेक्ट कर रही है, जैसे हमने अमेरिकन प्रैक्टिस में बात की थी सेल्फ एग्जीक्यूटिंग ट्रीटी और नॉन सेल्फ एग्जीक्यूटिंग ट्रीटी, ठीक है, तो कोई भी ट्रीटी है जो अफेक्ट कर रही है राइट्स ऑफ द सिटीजन तो उसको इन्फोर्समेंट में आने के लिए, इन्फोर्सिबल होने के लिए लेजिस्लेशन के इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है। ठीक है, इन बिरमा वर्सेस स्टेट 1951 एंड इन Nanka versus Government of Rajasthan 1951, it was held that in case of extradition treaties which entail infringement of constitutional right to life and personal liberty, the legislation action is necessary। ठीक है, तो ये सारे केसेस ने क्या किया, वो सिचुएशंस बताई, वो कंडीशंस बताई कि किस कंडीशन में या किस सिचुएशन में वो पर्टिकुलर ट्रीटी को लेजिस्लेशन के इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है इन्फोर्समेंट के लिए, ठीक है, और किस में नहीं है। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक आप लोगों को चीज़ें क्लियर है। Like British and American court, Indian court also attribute primacy to municipal law if it's clear and unambiguous। ठीक है, अगर municipal law clear है, किसी भी provision पे ambiguity नहीं है, तो वहाँ पे हमेशा municipal law को ही prevail माना जाता है। ठीक है, in case of ambiguous word, Indian court follow the doctrine of harmonious construction to avoid the conflict between the municipal law and international law। ठीक है, इन केस ऑफ ट्रीटीज इंडियन प्रैक्टिस सिमिलर टू ब्रिटिश प्रैक्टिस। ठीक है, तो यहाँ पे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि अगर एम्बिक्यूटी नहीं है तो म्यूनसिपल लॉ प्रिवेल किया जाएगा, अगर एम्बिक्यूटी है इन वर्ड्स, ठीक है, तो वहाँ पे हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन के प्रिंसिपल के थ्रू जो इंडियन कोर्ट है वो एक्सेप्ट करती है, ये अपने डिसीजंस देती है। ठीक है, और ये सारी प्रैक्टिस, ठीक है, सेल्फ एग्जीक्यूटिंग नॉन सेल्फ एग्जीक्यूटिंग ट्रीटीज़ के मामले में इंडिया अमेरिकन प्रैक्टिस को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, इन केस ऑफ ट्रीटीज़ ब्रिटिश को एक्सेप्ट करता है, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन में भी ब्रिटिश को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, अगर जब हम बात करें अब कंक्लूजन की, जो भी सारी हमने सिचुएशन देखी इंडिया की, अमेरिका की, ब्रिटिश की, तो जो एंटायर कंट्रोवर्सी है इज़ अनरियल, बोथ आर सुप्रीम इन देयर रिस्पेक्टिव स्फेयर। इन प्रैक्टिस नेशनल कोर्ट एंडेवर टू इंटरप्ट statute in such a way not to conflict with the provision of international law। ठीक है, अब देखिए कंक्लूजन में जब हम बात कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जो एंटायर कंट्रोवर्सी है वो सही नहीं है, वो रियल नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ का अपना एक स्फेयर है और म्यूनसिपल लॉ का अपना एक स्फेयर है। ठीक है, और ड्यू टू द मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ के इतना राइज होने की वजह से मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ में हर एक सिचुएशन अब मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ गवर्न करता है। ठीक है, तो इन प्रैक्टिस जो नेशनल कोर्ट्स हैं, ठीक है, वो इंडिवर टू इंटरप्रेट स्टैट्यूट इन सच अ वे नॉट टू कॉन्फ्लिक्ट विद द प्रोविजन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। कोई भी प्रोविज़न अगर म्यूनसिपल लॉ का ऐसा है जो इंटरनेशनल लॉ के प्रोविज़न के कॉन्फ्लिक्ट में आ रहा है, तो नेशनल
कोड जो हैं वो हमेशा ऐसे इंटरप्रेट करते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट अराइज ना हो, ठीक है। जो वो स्टैट्यू है वो कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आ पाए इंटरनेशनल लॉ के प्रोविज़न में, जिसको हम हार्मोनियस थ्योरी, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, ठीक है। और आज जो हम बात करते हैं कि इंटरनेशनल लॉ बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो रहा है, ठीक है, न्यू उसमें टॉपिक्स और न्यू थ्योरीज ऐड होती जा रही हैं। तो जो भी नए नेशनल लॉज इनैक्ट हो रहे हैं वो हमेशा इन हार्मनी विद इंटरनेशनल लॉ ही फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। वो कभी भी इंटरनेशनल लॉ के प्रोविज़न के अगेंस्ट नहीं फॉर्म हो रहे हैं। ये जनरल प्रैक्टिस देखी जा रही है हर नेशनल लॉ में। It may be said that while dualistic and monistic theory are traditional and most popular, the harmonious theory is comparatively modern and appear to be better. यहाँ तक आई थिंक चीज़ें आप लोगों को क्लियर हैं। ये सेकेंड पार्ट था रिलेशन ऑफ म्यूनसिपल एंड इंटरनेशनल लॉ का। तो होप है कि आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझा होगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए टॉपिक पे बात करेंगे। थैंक यू सो मच।